बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम्स के कुछ बेसिक्स कि अगर हम इनिशियली एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम हम किस तरह लिख सकते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्ट हैं। बेसिकली एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स पे बात करना चाहते हैं कि उस स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेरेशंस करने के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं। डेटा टाइप से क्या मुराद है, और अगर हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं कोई इनिशियल वैल्यू देते हैं तो वो हम किस तरह देते हैं, और इस इनिशियलाइज वैल्यू को क्या कहते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो वो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको हम फिर वैल्यूज़ कैसे दे सकते हैं। So declaration of variables, types of constant, data types, etc. अच्छा व्यूअर्स, अगर आप लोगों को लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कन्फ्यूजन हो रही है, you can feel free to contact me via my Gmail, which is given below. So now let's start. Okay, now here is the program. We have write some libraries and we start our main program. And so this is the body of the program. अच्छा, keep in mind one thing, आपके प्रोग्राम में बहुत बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारे कांस्टेंट होंगे, डिसीजनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होगी। इवन बाद के लेक्चर्स में हम देख लेंगे कि मेन फंक्शन से ऊपर भी हम कभी कभार कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या कोई और स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस तरह फंक्शंस वगैरह के लिए हुआ, लेकिन आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। मीन जब कभी कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो वो इस प्रोग्राम को बहुत सारे टोकन्स में कन्वर्ट करता है, और वो सबसे पहले मेन के टोकन्स को सर्च आउट करेगा, और जैसे उसे मेन का टोकन नज़र आ जाएगा तो वो यहाँ से इस करली ब्रेसेस से एंट्री पॉइंट करेगा आपके प्रोग्राम के अंदर। सो अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब वेरिएबल जिस तरह के हम मोस्टली डिफाइन करते हैं कि विच वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एंड वेरिएबल 1। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसके अंदर तीन चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है। एक मैंने लिखा है कीवर्ड इंट, एक मैंने लिखा है वेरिएबल 1, और एक यहाँ पे एंड पे है सेमीकोलन। अच्छा, सेमीकोलन का मैं पहले बता दूं, सेमीकोलन इज सिंपली कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी प्लस प्लस। अच्छा, कि जिस लाइन के एंड पे आपने सेमीकोलन लगा दिया वो स्टेटमेंट आपने वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड है एंड, इसको हम कीवर्ड भी कहते हैं, रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इसको डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं। डेटा टाइप से क्या मुराद है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्या है कि जब कभी आपने कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। सो मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ, वेरिएबल 1। सो मुझे कंपाइलर को सबसे पहले इस वेरिएबल 1 के टाइप्स के बारे में बताना होगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का होगा। ऑब्वियसली बिकॉज I am going to store some values inside the variable 1. So before using the variable 1, I must told the compiler which type of value will be there in variable 1. So उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, int means कि इस वेरिएबल 1 के अंदर मैंने इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करनी है। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट्स नेम इंटीजर वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने सब पहले इसका नाम रखा था वेरी 1, और अब मैंने इसको रख लिया इंटीजर वेरिएबल 1। सो इट मीन्स नेम ऑफ वेरिएबल इज़ यूज़र डिपेंडेंट। आप वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं वाइल फॉलोइंग सम प्रोटोकॉल, सम रूल्स, कुछ रूल्स हैं
वो कुछ रूल्स हम बाद में कुछ डिस्कस कर लेंगे, कुछ इस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब ये अगर मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, लेट मी put a function to pass the screen. So if I run this program, simply it runs and shows nothing. Why? Because अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं रखी, इनिशियलाइजेशन मैंने नहीं की, अभी मैंने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया हुआ है। सो इसको अगर मैं एज इट इज़ फॉर्म में रन कर लेता हूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं शो कर रहा। ये आउटपुट स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं, जो कि मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर अच्छा, पहले वेरिएबल नेम्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने वेरिएबल ये लिखा। अब अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ एंड, क्योंकि मैंने कहा कि वेरिएबल यूज़र डिपेंडेंट है, यूज़र कोई भी नाम दे सकता है। सो अब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एंट वेरी, जैसे ही मैंने एट एंट वेरी लिखा, वेरिएबल का नाम मींस मैंने वेरिएबल का नाम किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मुझे कंपाइलर ने एरर दिया। ये रेड अंडरलाइन जो आप लोग को नज़र भी आ रहा है, ये क्या कहता है, एक्सपेक्टेड इन आइडेंटिफायर। सो ये मुझे वो एरर बता रहा है कि जी कंपाइलर को यहाँ पे एक आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड है, एक वेरिएबल एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा है, वो सिर्फ फर्स्ट करेक्टर को देख लेते हैं कि फर्स्ट करेक्टर क्या है, इंटीजर है, सो न्यूमेरिक वैल्यू है, सो कंपाइलर यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करेगा। इट मीन्स कि हम वेरिएबल नेम को किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसके साथ अब मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लूँ तो ये देख लें हमारे पास वो जो एरर आ रहा था यहाँ पे, वो अब हमारे पास ख़त्म हुआ। सो इट मीन्स कि हम वेरिएबल को वेरिएबल नेम को हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अब ये हमारे पास एक सिमिलर इसी वेरिएबल को देख लें, फर्स्ट वन वेरिएबल को मैंने वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस प्रोवाइड किया, इंट वेरी 1। अच्छा, अब यहाँ भी अगर आप लोग देख लें तो कंपाइलर ने मुझे यहाँ पे भी एरर दिया है। एरर क्यों कंपाइलर ने दिया कि बेसिकली हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक वेरिएबल है, लेकिन कंपाइलर इसको जो फर्स्ट वन करे इंट वेरी है, इसको कंसिडर कर लेता है कि मेरे पास वेरिएबल है। उसके बाद जब स्पेस आ जाता है वो एक्सपेक्ट करता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर को, लेकिन हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर चूंकि नहीं रखा, तो कंपाइलर क्या करेगा वो यहाँ पे आके वो कहता है कि जी एंड एक्सपेक्टेड अस सेमीकोलन, कि वो टर्मिनेटर को एक्सपेक्ट कर रहा है। सो अब तीसरा रूल हमारे पास क्या हुआ कि हम वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। कंपाइलर उस वेरिएबल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता जिसके नेम के अंदर क्या हो, स्पेस हो। सो तीन रूल्स हमने देख लिए प्रैक्टिकली, कि एक वेरिएबल नेम को हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, दूसरा हम वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं दे सकते, थर्ड वन अगर वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद आप वेरिएबल लिख लें, आप न्यूमेरिक वैल्यू लिखें, एटसेट्रा, जो भी आपकी मर्जी है आप लिख लें। सो ये मेरे पास अब पहला वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर से मुराद ये है कि इस इंट वेरिएबल के अंदर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली अच्छा, अब अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास मोस्टली हम तीन किस्म का डेटा यूज़ कर सकते हैं। अपनी कीबोर्ड को यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर या किसी भी वेरिएबल के अंदर तीन किस्म का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। वो मेरे पास कौन कौन सा डेटा है? फॉर एग्जांपल मैंने इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर डेटा स्टोर किया, मैं किसी वेरिएबल के अंदर करेक्टर डेटा स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं किसी वेरिएबल के अंदर डबल पॉइंट वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग का डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ। सो अगर मैंने स्ट्रिंग का डेटा करेक्टर का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, करेक्टर वेरिएबल। सो अब ये करेक्टर चार वेरिएबल वार के नाम पे, चार वार के नाम पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका टाइप मैंने क्या रखा, करेक्टर। अब इसका मतलब यह है कि मैं इस करेक्टर के अंदर
किस किस्म का डेटा स्टोर कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, 4 वार के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। सो कंपाइलर को मैंने पहले से बता दिया है कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर 2 वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, एक इंट वार जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, मीन इसके अंदर मैं इंटीजर डेटा स्टोर करूँगा। उसके बाद मेरे पास एक करेक्टर है, एक वेरिएबल है 4 वार, उसका किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, और उसके अंदर इसका मतलब है कि मैं सिर्फ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास कभी कभार प्रोग्राम के अंदर रियल टाइप, रियल पॉइंट वैल्यूज़ डेटा भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा भी हो सकता है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फ्लोट वार। मैंने फ्लोट वार के नाम पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका टाइप है फ्लोट, मींस मैं इस फ्लोट वार वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, रियल पॉइंट वैल्यूज़ का डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, मींस 2.13 एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब मैंने सिंपल ये जो तीनों लाइंस है इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो अब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। This line is simply instruction for the compiler. Go to the memory and reserve a space of 4 bytes for a variable int var whose type is integer. Means ये लाइन कंपाइलर के लिए सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि आप मेमोरी के अंदर चले जाएं आप, और इंट वार के लिए आप 4 बाइट्स की जगह रिजर्व कर लें जिसके टाइप है इंटीजर। सो इन अदर शॉर्ट वर्ड्स, डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशंस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, नेम ऑफ द वेरिएबल्स और डेटा टाइप। डेटा टाइप हम इसलिए स्पेसिफाई करते हैं ताकि कंपाइलर को पहले से पता हो कि इस वेरिएबल के अंदर हमने किस किस्म का डेटा स्टोर करना है। कंपाइलर इस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट मेमोरी के अंदर चला जाता है, रैम के अंदर चला जाता है, और इस इंट वार के लिए एक जगह रिजर्व कर लेता है। वो जगह कितनी होगी, दिस डिपेंड अपॉन दिस डेटा टाइप। अगर आपने इंटीजर वेरिएबल लिखा है तो कंपाइलर इसके लिए 4 बाइट्स की जगह रिजर्व करेगा। अगर आपने वेरिएबल करेक्टर लिया हुआ है तो कंपाइलर इसके लिए 1 बाइट की जगह रिजर्व करेगा, और अगर आपने फ्लोट लिया हुआ है या डबल लिया हुआ है तो कंपाइलर उसके लिए क्या रिजर्व करेगा, 4 बाइट्स की जगह रिजर्व करेगा। सिमिलरली एक हमारे पास और भी है डबल, डबल वार। सो ये मेरे पास ये भी डबल और फ्लोट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ्लोट रिजर्व करता है 4 बाइट्स की जगह और जो डबल है वो रिजर्व करता है 8 बाइट्स की जगह। सो अब ये मेरे पास 4 डिक्लेरेशंस आ गई। अब अगर एज इट इज़ मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो ये मुझे, चूंकि मैं अभी सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, देयर इज़ नथिंग टू शो। सो ये भी यहाँ पे भी देख लें, स्क्रीन मेरे पास ब्लैंक है, कुछ भी शो नहीं कर रहा। सो इट मीन्स आई हैव डिक्लेयर 4 वेरिएबल इन माई प्रोग्राम। अच्छा, अब चूंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन तो सिर्फ मेरे पास नहीं था कि मैं जस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूं, मैंने तो अपनी इस वेरिएबल को यूज़ भी करना था। अब यूज़ करने के लिए क्या होगा कि मैंने इस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है, इनिशियलाइज करनी है। अच्छा, एक बात अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं कि अगर हम इसको किसी भी वेरिएबल को, लेट सपोज एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, सी आउट द integer value is int var। अच्छा, ये अब मैंने एक स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी अपने प्रोग्राम के अंदर, सी आउट, उसके साथ ये डबल लेस देन ऑपरेटर, और उसके बाद ये अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास समथिंग अननोन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स दैट इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, उसके बाद अगेन लेस देन ऑपरेटर, और उसके बाद एंड वार, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो सबसे पहले हम इस लाइन को देखते हैं, फिर इसके बाद इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को कि हमारे डिस्प्ले क्या करवाता है। अच्छा, सो यहाँ पे जो सी आउट स्टेटमेंट, सी आउट है, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि ये हमारे पास है कीवर्ड, बट एक्चुअली सी आउट इज़ अ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि ये कंप्यूटर से, कंप्यूटर के मेमोरी से, कंप्यूटर के स्क्रीन से, सॉरी कंप्यूटर के मेमोरी से वैल्यूज़ लेके, कंटेंट्स लेके स्क्रीन पे क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। सो फॉर द टाइम बीइंग आप लोग याद रखें कि सी आउट हम यूज़ करते हैं अगर आप, हमने कोई भी
यूज़र डिफाइंड मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो, या कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है वो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट. सो सिंपली सी आउट इज़ यूज टू डिस्प्ले a user defined message on the screen, or any value that is stored inside the computer memory and we want to display it on the screen. So after this is called the extraction operator. Extraction operator means extract and display. So ये extraction operator क्या करता है, ये basically ये जो मैंने combination of characters लिखे हैं the integer value is, और उसके बाद मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर बंद किया हुआ है, ये क्या करता है, इस स्टेटमेंट को एक्सट्रैक्ट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है. उसके बाद अच्छा, अब ये तो मेरे यूज़र डिफाइंड स्टेटमेंट है. मैंने तो एक्चुअली जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर मैंने वेरिएबल सेव किया हुआ था वो मैंने डिस्प्ले करवाना था, उसके लिए मैं अगेन दोबारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल. तो अब ये क्या कर रहा है, स्क्रीन पे सबसे पहले जो डबल कोट्स के अंदर स्टेटमेंट है द इंटीजर वैल्यू इज, सबसे पहले ये डिस्प्ले होगा. उसके बाद ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंट वेरी के अंदर जाके उसकी वैल्यू को लेके वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा. सो सी आउट नथिंग डिफिकल्ट. आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि सी आउट हमारे पास जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट कीवर्ड जिसका काम क्या है कि वो स्क्रीन पे यूज़र डिफाइंड मैसेज और कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो मेमोरी के अंदर हो उसको वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है. अच्छा, अब नाउ क्वेश्चन इज दैट द इंटीजर वैल्यू इज, ये तो यूज़र डिफाइंड वैल्यू है, सॉरी यूज़र डिफाइंड स्टेटमेंट है, इट्स ओके, इट विल सिंपली बी डिस्प्लेड. बट एंट वेरी, मैं कहता हूँ कि सी आउट एंट वेरी के पास जो वैल्यू है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास एंट वेरी के अंदर अभी कोई वैल्यू ही नहीं है. I just declare that I didn't initialize any value. So now let's see in this case what will happen. If we run the program simply runs but shows nothing. लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखा रहा मुझे. अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको देख लें, इस प्रोग्राम के अंदर एक एरर भी है. वो एरर क्या है, एरर अगर आप लोग देख लें, जिस तरह ऊपर अगर मैं कोई एरर करता था तो कंपाइलर मुझे वो रेड अंडरलाइन करता था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख लें तो मेरे पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई रेड अंडरलाइन वर्ड नहीं है. सो इट मीन्स मैंने सेंटिकली जो सेंटिक्स है इसका वो मैंने सही लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे वो क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है. वो एरर क्या दे रहा है, अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल एंट वार यूज्ड. क्या मतलब कि आप यहाँ पे एंट वार वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हम विजुअल सी प्लस प्लस कंपाइलर को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन. हेयर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वेरिएबल. सी आउट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करने से पहले आपने उस वेरिएबल को हर सूरत में वैल्यू इनिशियलाइज करके देनी है. So if you did not initialize the variable and you are going to use the variable in some way, the compiler will simply will throw an error that this variable is uninitialized. So uninitialized variable को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते. दोबारा सुन लें, ये बेसिक डिफरेंस है कि अगर आपने विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आपने उसको कोई वैल्यू दी नहीं है तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर इस वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, कंपाइलर सिंपली आपको एरर देगा कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, इस वजह से आप इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते. अच्छा, अब मैं इस वेरिएबल को, चले लेट्स सी, अब हम इस वेरिएबल को एक वैल्यू दे देते हैं. उस वेरिएबल को, अच्छा ये मेरे पास ये जो 4 लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड डिक्लेरेशंस लाइन और डिक्लेरेशन ऑफ दी वेरिएबल्स. अब अगर मैं इनिशियलाइजेशन करता हूँ int var is equal to 10. So now this is simple initialization. If we run this program, so the integer value is 10. So यहाँ पे अब मुझे क्या, मैंने जैसी वैल्यू इनिशियलाइज की वही प्रोग्राम मैंने रन किया तो मुझे कि क्या कह रहा है कि जी
द इंटीजर वैल्यू इज 10। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देख लें, इस लाइन को हम कहते हैं डेफिनीशन लाइन और इनिशियलाइजेशन लाइन। ये हमारे पास डेफिनीशन लाइन भी है और इनिशियलाइजेशन लाइन भी है। मींस इसके अंदर मैंने डिफिनीशन की, डिफिनीशन, इसको मैं क्यों डिफिनीशन कहता हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई असाइन अ वैल्यू टू द int var वेरिएबल। पहली दफ़ा आप किसी भी वेरिएबल को अगर कोई वैल्यू दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफिनीशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अच्छा, अब जब मैं उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट पे आता हूँ, सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। इन केस ऑफ डिक्लेरेशन, here look at this declaration, compiler simply go to the memory and reserve a space of 4 bytes for this int var variable whose type is integer। कंपाइलर ने मेमोरी के अंदर जाके जगह रिजर्व कर ली। अब उस जगह के अंदर अभी तक उसने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी int var इज इक्वल टू 10, कंपाइलर ने क्या किया, इस int var को जो मैंने वैल्यू असाइन की, ये वैल्यू लेके 10 की वैल्यू लेके मेमोरी के अंदर उसने जो int var का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था वहाँ पे क्या कर लेता है, ये 10 की वैल्यू स्टोर कर लेता है। सो इट मीन्स नाउ इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी देयर इज अ वेरिएबल int var जिसके पास वैल्यू क्या स्टोर है, 10। सो जब मैं यहाँ पे अब सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ तो सी आउट, ये मेरे अपने अल्फाज हैं, यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं, एज इट इज़ इसको डिस्प्ले कर लेगा द इंटीजर वैल्यू एज, और उसके बाद मेमोरी के अंदर जाके इंट वार के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कंटेंट सिंपली स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लेगा। सो अगर दोबारा आप लोग इस आउटपुट स्क्रीन को देख लें तो यहाँ पे द इंटीजर वैल्यू इज़ 10। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो सिंपली मैसेज लिखा हुआ है द इंटीजर वैल्यू इज 10। हालांकि मैंने यहाँ पे जो मेरी स्टेटमेंट है इसको मैंने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर भी बंद किया हुआ है, लेकिन देखिए डबल कोटेशन मार्क्स यहाँ पे नहीं आ रही। सो यहाँ पे आपने एक रूल और समझना है कि आप जो मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं उस मैसेज को आपने लाजमन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर रखना है। अगर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं अपनी स्टेटमेंट को ना रखूं तो देख ले कंपाइलर मुझे क्या एरर देता है, सॉरी, कंपाइलर मुझे ये एरर देता है आइडेंटिफायर दी इज अनडिफाइंड। व्हाट डज इट मीन, मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा, उसके बाद मैंने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखा। अब कंपाइलर इसको सपोज करता है कि ये मेरे पास कोई वेरिएबल है। अच्छा, वो देखता है कि दी मेरे पास एक वेरिएबल है, लेकिन ऊपर अगर हम देख लें तो दी मेरे पास अगर वेरिएबल होता तो मैंने इसको प्रॉपरली डिक्लेयर किया होता, लेकिन मैंने इसको चूंकि डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो कंपाइलर सिंपली क्या करता है, इसको वेरिएबल एज्यूम करता है और इसके टाइप के बारे में आपसे कहता है कि आपने इसके लिए टाइप नहीं लिखा। इन द सेम वे इंटीजर, वो कहता है कि जी आप पहले स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दें और उसके बाद इसको भी क्या कर दें, वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। लेकिन जैसे ही मैं क्या कर लूँ, डबल कोटेशन मार्क्स में स्टेटमेंट को बंद कर लूँ, अब कंपाइलर इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। कंपाइलर को मैंने ये बता दिया है कि मैंने जो कुछ डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद किया हुआ है आपने सिंपली एज इट इज़ इसको उठा के स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, सिमिलरली अब यहाँ पे मैं इक्वल साइन भी डालता हूँ ताकि जो आउटपुट स्क्रीन पे मेरे सामने वैल्यूज़ आ जाए या आउटपुट आ जाए, द वैल्यू इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द यूज़र डिफाइंड मैसेज। अच्छा, सिमिलरली अब मैं एक जो करेक्टर 4 वार है मेरे पास, 4 वार, उसको भी मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यूज़ देता हूँ। अच्छा, उसको भी मैंने लेट सपोज मैंने उसको 20 की वैल्यू दे दी, 20 की। अच्छा, मज़े की बात कि मैंने यहाँ पे 4 बार लिखा हुआ है, किस टाइप का लिखा हुआ है, मैंने करेक्टर का, इट मीन्स कि मैं इसको करेक्टर की वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं ऐसी क्या दे रहा हूँ, मैं ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ। सो नाउ लेट्स सी कि ये हमें आउटपुट क्या देता है। मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करवा लेता हूँ, सी आउट द 4 बार वैल्यू इज 4 बार।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ई एंड डी एंड लाइन, इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को ये एंड लाइन हम क्यों यूज़ करते हैं। लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। अच्छा, सो यहाँ पे अगर आप लोग अब देख लें तो नाउ मैंने लिखा द इंटीजर वैल्यू इज़, वो तो मैंने देख लिया था कि मेरे पास सिंपली इंटीजर की वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी। उसके बाद मैंने ये लिखा एंड लाइन। एंड लाइन से मुराद ये है कि इसके बाद अगर कोई आउटपुट आनी है तो उसको क्या कर दे, नेक्स्ट लाइन पे थ्रो कर दे। सो एंड लाइन से मुराद एंड लाइन के इस लाइन को यहाँ पे ख़त्म कर दो, मीन्स जो स्क्रीन पे आउटपुट आ रही है उसको यहाँ पे ख़त्म कर दो, और मज़ीद अगर कोई आउटपुट आनी है तो उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाए। अच्छा, द करेक्ट चार बार वैल्यू इज़ चार बार। अच्छा, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग टू बी नोटेड, here I declared char var is of type character, लेकिन जब मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो मैं चार वार को क्या वैल्यू दे रहा हूँ, 20। 20 मेरे पास क्या वैल्यू है, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू है। जबकि यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कंपाइलर को कि चार वार मेरे पास एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, और यहाँ पे मैंने उसको न्यूमेरिक वैल्यू दी। नाउ लेट्स सी कि अगर मैं एक करेक्टर वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू असाइन कर लूँ, व्हाट विल हैपन। नाउ देन डिस्कस अबाउट दिस। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट अगर आप लोग देख लें, आप लोगों को शायद उस तरह क्लियर कट नज़र ना आ रहा हूँ, आप लोग सिंपली इस कोड को रन करके आउटपुट एज इट इज़ देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन पे लिखा है द इंटीजर वैल्यू इज़ 10। नेक्स्ट लाइन पे द चार वार वैल्यू इज़, कोई करेक्टर लिखा हुआ है, आई कांट प्रोनाउंस इट। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि कंपाइलर यहाँ पे हमने चार वार को एक वैल्यू दे दी 20। अब आप लोगों ने अपने प्रीवियस कोर्सेज में शायद आस्की कोड का नाम सुना होगा। आस्की कोड का नाम सुना होगा। आस्की कोड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं, इन इन सब अल्फ़ाबेट्स और इन सब स्पेशल सिंबल्स के लिए उसका रिलेवेंट एक आस्की कोड भी है। जिस तरह जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए अल्फ़ाबेट हैं, उसका आस्की कोड है 97। इसी तरह कंपाइलर ने क्या एज्यूम किया कि ये जो आप मुझे 20 दे रहे हैं, ये बेसिकली आप ये 20 जिस करेक्टर या जिस स्पेशल सिंबल का आस्की कोड है, आप मुझे बेसिकली वो दे रहे हैं। सो कंपाइलर ने इस आस्की कोड को इसको असाइन तो कर दिया, लेकिन वो जब डिस्प्ले करवा रहा था, तो चूंकि मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा था चार वार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी इस गलत डिफिनीशन की वजह से, जो मैंने असाइन की है, जो मैंने गलत डिफिनीशन की है कि चार वार को मैंने वैल्यू दी है 20, कि अब ये लाइन मुझे चार वार की वैल्यू 20 डिस्प्ले करेगा, लेकिन उसने मुझे कोई करेक्टर डिस्प्ले करवा दिया। सिंपली इज़ दैट ये जो वैल्यू है 20, ये किसी करेक्टर, किसी स्पेशल सिंबल्स की आस्की वैल्यू है, और कंपाइलर ने इस आस्की वैल्यू को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया उसके रिलेवेंट करेक्टर के अंदर, वो उसने मुझे क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 97, जो कि मुझे पता है कि ये आस्की कोड है उसका ए का, स्मॉल ए का। तो अब अगर हम इसको देख लें तो वो देख लें, द एंट वार वैल्यू इज़ 10, द चार वैल्यू इज़ ए। तो वो उसने मुझे बता दिया। आल दो कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन किया हुआ है चार वैल्यू को, लेकिन उसने मुझे डिस्प्ले करवा के दे दिया एग्जैक्टली उसका जो आज की वैल्यू है ए की 97, उसने इस 97 को दोबारा कन्वर्ट कर दिया उसके रेलेवेंट करेक्टर के अंदर, वो उसने मुझे क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, इन द सेम वे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास इंट वार मेरे पास इज इंटीजर वेरिएबल एंड वी कैन ओनली असाइन इंटीजर वैल्यू। नाउ लुक एट दिस, आई वुड लाइक टू मेक अ चेंज to change the value from integer to real point value. If we run this program, now look at this, उसने सिंपली मुझे वही प्रिंट करके दिया, द इंटीजर वैल्यू इज 10। अगर यहाँ पे आप लोग देख ले, मैंने इंटीजर जो वेरिएबल था एंट वार, उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी 10.23। नाउ
द कंपाइलर इज स्मार्ट इनफ, उसने क्या कर दिया, उसने देख लिया कि ये इंट वार मेरे पास किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या असाइन की है, रियल पॉइंट वैल्यू असाइन की है। तो वो क्या करता है, डेसिमल और डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है उसको वो क्या करता है, सिंपली डिस्कार्ड कर लेता है। नाउ हम जब स्टूडेंट को समझाते हैं तो हम कहते हैं उन्हें कि int var is integer variable and you can store only integer type of values, but here look at this, I can assign floating point value and there is no error in the program. So मैं अपनी उस बात को कंट्रीडिक्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ int var के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हम जब ये बात क्लास में करते हैं या कभी जर्नल डिस्कशन में करते हैं, वो हम इस एस्पेक्ट से करते हैं, नो इफ यू लुक एट दिस प्रोग्राम लॉजिकली दिस इज रॉन्ग। Why? Because I declare int var is of type integer, but here in the definition I am going to assign a floating point value. So now logically this program is wrong. इसकी लॉजिक सही नहीं है, लॉजिकली ये गलत है कि आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर और आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। एंड सेम फॉर द फ्लोट टर्म, अगर हम ये फ्लोट वेरिएबल देख लें, फ्लोट वार इज इक्वल टू 3। Now float var is a floating point variable and I am going to assign an integer value 3. If we run this program will run without any change. Oh yes, I did not display this variable. Cout the float var is float var. To display it separately, I just write end line. Okay, I missed the semicolon terminator, so the compiler gave me an error. Acha, now if we run this program will run without any change. जो कुछ मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, the integer value is 10, the char value is a, the float vary is 3. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें कि मैंने यहाँ पे जो फ्लोट वेरिएबल था, फ्लोट वार था, उसको मैंने वैल्यू दी 3, और जब मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहा तो स्क्रीन पे भी वो वैल्यू 3 ही डिस्प्ले हुई। जबकि इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर कर लें कि मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू की वैल्यू असाइन की है 10.23, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको डिस्प्ले करवाया तो उसने जो पॉइंट के बाद वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर दिया और सिंपली मुझे 10 डिस्प्ले करके दे दिया। इस केस में फ्लोट वार के अंदर मैंने 3 की वैल्यू रखी है। अब होना तो ये चाहिए था कि कंपाइलर इसको क्या करता, स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले करवाता 3.0, लेकिन उसने मुझे सिंपली 3 डिस्प्ले करवा दिया। सो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि ये मैं जब यहाँ पे करता हूँ cout द फ्लोट वार इज फ्लोट वार, कंपाइलर मुझे डिस्प्ले वहाँ पे 3 करता है, लेकिन मेमोरी के अंदर मेरे पास ये किस तरह स्टोर हुआ है, कंपाइलर ने किस तरह स्टोर किया हुआ है, 3.0। लेकिन 0.0 का चूंकि इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी मतलब नहीं निकलता, इट डिड नॉट इफेक्ट any value, any variable, so that's why it simply display 3, but inside the memory the representation is 3.0. So in this basic program we have declared 4 variables of different types. Here these are the declarations line of 4 variables. Each declaration line is consist of 3 parts. A declaration line is consist of 3 parts. This is the data types, this is the name of the variable, and this is the statement terminator. In declaration line, this is data type, name of the variable, statement terminator. Before using any variable we must told the compiler कि हमने इस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर करना है। After the declaration line, this is called the definition line or initialization line, where we are going to assign the starting value to the variable that will be used later on in our program. उसके बाद ये मेरे पास जस्ट डिस्प्लेइंग स्टेटमेंट है
मैं स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करूँगा, कोई यूज़र डिफाइंड मैसेज होगा या कोई कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू होगी, वो अगर मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सी आउट। अगर कोई यूज़र डिफाइंड मतलब मेरे अपने अल्फाज हैं तो उसको मैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद करूँगा, और अगर कोई मेरे पास वेरिएबल है तो उसको मुझे डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद नहीं करना होगा। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं इसलिए इसे बंद करता हूँ कि कंपाइलर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि regardless of that what is inside the double quotation mark, simply start from the starting quotation marks and go up to the ending quotation marks and print whatever between these double quotation marks। तो मैं कहता हूँ कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो कुछ है उसको सिंपली क्या कर दो, प्रिंट करवा दो रिगार्डलेस ऑफ दैट कि ये क्या है। तो उसके बाद चूंकि ये इसको मैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद नहीं करता, क्यों नहीं करता, बिकॉज दिस इज अ नेम ऑफ द वेरिएबल विच इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। सो एंड लाइन मीन्स कि आप जब कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन है कि आप जब ये लाइन डिस्प्ले स्क्रीन पे करवा दो तो उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। आप लोगों ने आउटपुट स्क्रीन के अंदर देख भी लिया कि वो फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाता है। सो ये इस प्रोग्राम के अंदर मैंने तीन चीज़ें की, डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद डिफिनीशन, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाना। अच्छा, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो इनिशियलाइजेशन है ये मैं ऑन द स्पॉट कर रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर थोड़ा सा हम और ट्रिक्स देख लेंगे कि हम अगर यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं तो यूज़र से हम वैल्यू किस तरह ले सकते हैं, और वहाँ पे हम फिर कांस्टेंट की भी बात कर लेंगे कि ये बेसिकली जो इनिशियलाइजेशन लाइन के अंदर मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट के क्या रूल्स हैं, वेरिएबल्स के, सॉरी टू एलेबोरेट, वेरिएबल्स के 7-8 रूल्स हैं, वो आप लोग थोड़ा सा ख़ुद से नेट पे सर्च कर लें। यहाँ पे आप जस्ट 4 किस्म की वेरिएबल्स हैं, 3-4 हमने इसके रूल्स देख लिए। बाकी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अच्छा, इस लेक्चर के बारे में अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हों तो ये मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे कहीं गिवन होगा। हाँ, मैंने स्टार्ट में शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग इसके कमेंट में जाके भी मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर लें जिन लोगों ने अभी प्रोग्रामिंग शुरू की है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग मुझे इवन कमेंट के अंदर या ईमेल के अंदर आप लोग मुझे पार्टिकुलर कोई टॉपिक भी बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, या इस टॉपिक को हम चाहते हैं कि इस पर कोई प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।